नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसको सुन करके आपके आंसू नहीं रुकेंगे। जब एक बेटा अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ करके घर वापस आता है तो उसने बंद संदूक के अंदर से जब एक फाइल निकालता है तो उसको पढ़ करके उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और उसके आंसू नहीं रुकते हैं। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आज 75 वर्षीय मदन लाल जी अपने कमरे में गुमसुम से बैठे हुए हैं और लगातार बिस्तर पर लेटी अपने जीवन संगनी कमला को निहारे जा रहे हैं। कमला जी दमे की बीमारी के कारण बेहाल पड़ी थी। बेबस तो स्वयं को मदन लाल जी भी बहुत थे और महसूस भी कर रहे थे, किसी बीमारी के कारण नहीं बल्कि अपनों से ही सताए हुए। अपनी डायबिटीज की बीमारी से तो अब उनकी जंग जारी थी, परंतु अपनों का सामना कैसे करें उन्हें समझ नहीं आ रहा था। सोचने लगे कि इस उम्र में जब उन्हें अपने बच्चों की देखभाल की जरूरत है वहां उन्हें अपनी बीमारी की भी देखभाल स्वयं ही करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि उम्र के इस पड़ाव पर उनका अपना कोई नहीं है। उनका एक ही बेटा है, नाम है दीपक, जो शादी के 15 साल के बाद उनकी गोद में आया था और जब दीपक बड़ा हुआ तब तक वे दोनों काफी बूढ़े हो चुके थे। कमला जी और मदन लाल जी अपने बेटे को सीधा पलकों पर बिठा करके रखते थे। उसके मुंह खोलने की देर होती कि उसकी फरमाइश पहले ही पूरी कर देते थे। दीपक पढ़ाई में शुरू से ही बहुत होशियार था। कमला जी अपने बेटे की पढ़ाई में दिन रात एक कर दिया करती थी। जब तक बेटा पढ़ता था तब तक उसके पास माँ जाग जाग करके बैठी रहती थी, रातों रातों भर उसके पास बैठी रहती थी। दीपक के सपने बहुत बड़े बड़े थे। मदन लाल जी ने अपने बेटे के बड़े होने पर भी उसकी शिक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। दीपक अपने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहता था। उसकी इस फरमाइश को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने गांव की जमीन, यहां तक कि अपना मकान भी बेच दिया जिसमें वो लोग रहते थे। उस मकान को बेच करके दीपक को विदेश भेजने की व्यवस्था कर रहे थे और किराए के मकान में रहने लगे। कुल मिलाकर के अपने बेटे की परवरिश ही उन्होंने सब कुछ गंवा दिया था। मदन लाल जी सोच रहे थे कि उनका मित्र उन्हें कभी कभी सलाह दिया करता था कि मदन लाल जी कुछ अपने लिए भी बुढ़ापे के लिए बचा करके रखो, बेटे के ऊपर ही सब क्यों लुटा दे रहे हो, बुढ़ापे में क्या करोगे, तुम्हारे पास भी कुछ होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कभी अपने मित्र की बातों को नहीं सुना। हमेशा कहते रहे मेरा बेटा ही मेरी असली पूंजी है, मेरा अभिमान है, मेरा गुरूर है जो मुझे कभी झुकने नहीं देगा। ये कहते हुए उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। इस बात पर मित्र ने भी बहुत बार सुझाव दिया कि अगर बेटे को विदेश में पढ़ाना ही है तो उसकी पढ़ाई के लिए बैंक से लोन ले लो। तूने तो घर भी बेच दिया और जब आगे बुढ़ापे का समय नजदीक आ रहा है तो पूरी तरह से अपने बेटे दीपक के ऊपर ही निर्भर हो गए हो। लेकिन मदन लाल जी ने कहा हम अपने बेटे की पढ़ाई के लिए बैंक से कोई कर्ज नहीं लेंगे। बच्चों को पढ़ाना तो हर माता पिता का फर्ज होता है। अगर बच्चे खुद चुकाएंगे तो उन्हें लगेगा कि उनके माता पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए कुछ नहीं किया है। मदन लाल जी को उस वक्त पूरा भरोसा था कि उनका पुत्र हर हाल में उनकी देखभाल करेगा। उनका बेटा बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो हमेशा कहते मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है, बहुत गर्व है मुझे अपने बेटे पर। दीपक विदेश में पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस अपने देश लौट आया। वो भारतीय लड़की से ही शादी करना चाहता था। कमला जी और मदन लाल जी ने उसकी शादी उसकी ही पसंद की लड़की कविता से करवा दी। दीपक ने अपना परिवार बसा लिया। आज वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत है। अपनी कमाई से उसने
उसने एक अच्छा मकान भी खरीद लिया और वहीं अपनी माँ बाबूजी और पत्नी के साथ रहता है। लेकिन वो फिर से विदेश जाना चाहता है और वहीं रह करके अपनी बाकी जिंदगी बिताना चाहता है। अतीत में खोए मदन लाल जी अचानक अपने बेटे और बहू की नोक झोंक की आवाज सुन करके वर्तमान में वापस लौट आए। कविता, सारा सामान पैक हो गया क्या? ध्यान रखना कोई सामान न छूटे। माँ बाबूजी के गर्म कपड़े जरूर पैक करके रखना। और हाँ, उनकी खाने के बाद जो दवाई खाते हैं और जो इंसुलिन लेते हैं उसको तो बिल्कुल भी मत भूलना। अरे दीपक, तुम चिंता मत करो, एक एक चीज बड़े ध्यान से मैं रख रही हूँ, कविता ने बड़े आराम से कहा। मैंने, और वैसे भी अगर कुछ छूट भी गया तो वो लोग वहीं से मंगवा लेंगे। और फिर कितनी दूरी पे घर है, फिर वापस आकर के किसी से भेज करके ही मंगवा लेंगे। माँ बाबूजी, उनके पास और बहुत सारे लोग होंगे, अगर आवश्यकता पड़ी तो उनसे मंगवा लेंगे। तुम बेफिक्र रहो और बेसिर पैर की बात बिल्कुल भी मत करो, वहां उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। कविता दीपक को चिंतित होता देख करके बोली, ठीक है, हम कल सुबह ही इन्हें छोड़ आएंगे। और वैसे भी 10 दिन बाद ही तो हमारी भी फ्लाइट है। उससे पहले हमें घर का फर्नीचर और बाकी का सारा सामान भी बेचना है। इस काम को करने के लिए भी तो समय चाहिए। मदन लाल जी अपने कमरे में बैठे बैठे बहू और बेटे की सारी बातें दिल पर पत्थर रख करके सुनते जा रहे थे। ये बातें सुन करके उनका दिल बैठा जा रहा था। हालांकि कविता एक सुघड़ गृहिणी थी और घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा था, लेकिन उसकी नजरों में हर पल उसके बूढ़े सास ससुर खटकते रहते थे। उनके कारण वो हमेशा परेशान रहती थी और कहती, अभी कुछ ही समय हुआ है हमारी शादी को, अभी से मुझ पर पूरे घर का बोझ लाद दिया है। तुम लोगों ने दिन रात सास ससुर की सेवा करनी पड़ती है। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। दीपक उसे समझाने की कोशिश करता तो उस पर ही गुस्सा निकाल देती। आपको क्या पता, आप तो दिन भर घर पर रहते नहीं हो ना। थोड़ी थोड़ी देर पर आपके बाबूजी को और आपकी अम्मा को खास तौर पर बना हुआ हल्का फुल्का भोजन, कभी इंसुलिन का इंजेक्शन लगाओ, कभी दवाइयों का ध्यान रखो। मैं तो तंग आ गई हूँ इस जिंदगी से। मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है या नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है मैं तुम्हारी पत्नी बन करके नहीं, तुम्हारे माँ बाबूजी की आया बन करके आई हूँ इस घर में। रोज रोज की बाहर से दीपक भी परेशान हो चुका था। एक दिन जब कविता के मायके में शादी थी और उसे अपने पति दीपक के साथ वहां जाना था, कविता ने बड़े उत्साह से अपनी बहुत सारी महंगी महंगी ड्रेसेस खरीदी और उस शादी में जाना था उसे, इसलिए उसको ब्यूटी पार्लर भी जाना था। शादी में जाने की तैयारियां तो उसने कर ली थी, लेकिन शादी वाले दिन जैसे ही तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर जाने लगी तो दीपक ने उसे ये कह करके रोक दिया कि पहले बाबूजी और अम्मा के लिए उनका हल्का फुल्का वाला नाश्ता बना करके रख दो और उनकी दवाइयाँ और इंसुलिन भी निकाल करके रख दो, फिर चलेंगे। लेकिन इतना सारा काम करने के बाद यदि मैं ब्यूटी पार्लर जाऊंगी तो तैयार हो करके शादी में किस समय पहुंचेंगे हम? तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। इन सब कामों में कम से कम 1 घंटा निकल जाएगा। तुम उनके लिए बाहर से ही खाना क्यों नहीं मंगवा देते हो? तब तक मैं तैयार हो करके आती हूँ, कविता ने कहा। दीपक बोला, कविता, मेरे माँ बाबूजी इस उम्र में बाहर का खाना नहीं खा सकते हैं, तुम्हें पता है, फिर उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। हम लोग शादी में थोड़ा देर से चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दीपक ने कहा। तो कविता तुनक पड़ी, मेरे मायके में शादी है इसलिए तुम्हें कोई उत्साह नहीं है। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है तुमसे शादी करके। अब किसी शादी में नहीं जाना है मुझे तो लगता है कि यहाँ मैं तुम्हारी पत्नी बन करके नहीं, तुम्हारी अम्मा बाबूजी की नर्स बन करके आई हूँ। क्या केवल अपने माँ पिताजी की सेवा करवाने के लिए ही खुद से शादी की थी तुमने? अपनी बहू की ये बातें सुन करके मदन लाल जी और कमला जी को बहुत दुख होता है और वो सोचते हैं कि बुढ़ापे में एक इंसान कितना लाचार हो जाता है कि अपने बच्चों से कुछ कह नहीं पाता है। उस दिन कविता शादी में नहीं गई, रूठ करके बैठ गई।
पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। कविता ने खाना भी नहीं बनाया। दीपक उसे मनाने लगा, लेकिन वो मानने को कतई तैयार नहीं थे। तुम अपने माँ बाबूजी को किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ देते हो? वो गुस्से में बोली तो दीपक भड़क गया। ये तुम क्या कह रही हो? मैं ही तो उनका एकमात्र सहारा हूं। ये लोग बूढ़े हैं, बीमार हैं, लाचार हैं और तुम मुझे उन्हें छोड़ने की बात कह रही हो। भला कोई बेटा कभी ऐसा भी करता है क्या? ये समाज, ये पड़ोसी और रिश्तेदार क्या कहेंगे? सब लोगों की, रिश्तेदारों की, समाज की और इस मोहल्ले की और पड़ोसियों की आपको चिंता है, लेकिन जिससे आपने शादी की है, जिसको शादी करके इस घर में लाए हैं, कभी उसके बारे में भी सोचा है आपने? शादी के बाद हम कहीं घूमने तक नहीं गए, किसी रिश्तेदार के यहाँ तक नहीं गए। मुझे बताओ, कभी मुझे कोई फिल्म दिखाने ले गए हो आज तक? क्या जब से मैं आई हूँ बस तुम्हारे माता पिता की सेवा करती जा रही हूँ। बस अब और बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे। मुझे उन दोनों से मुक्ति चाहिए, नहीं तो संभालो अपना घर, मैं जा रही हूँ अपने मायके, और याद रखना फिर कभी नहीं आऊंगी। कविता की बातें सुन करके दीपक चुप हो गया। उससे कुछ कहते नहीं बन पा रहा था। फिर कविता बोली, एक काम क्यों नहीं करते? तुम विदेश में नौकरी ढूंढ लो और तुम्हारी नौकरी मिलते ही हम दोनों वहां चले जाएंगे। तब तक हम इन दोनों के लिए भी रहने का दूसरा इंतजाम भी कर लेंगे। कविता अपने विचार बताते हुए बहुत ही मुस्कुरा रही थी। अगले दिन हमेशा की तरह दीपक अपने ऑफिस चला गया और जब मेल पर मैसेज आया, चेक किया तो उसकी आंखों में चमक आ गई और वो खुशी से झूम उठा। कविता, मेरी विदेश में अच्छी नौकरी लग गई है। कंपनी वाले बहुत अच्छा पैकेज दे रहे हैं। अब हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। फोन पर बात करते हुए दीपक ने कविता को ये खुशखबरी दी तो उसका चेहरा खिल उठा। वो ये सोच करके खुश थी कि अब उसे अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा करने से मुक्ति मिल जाएगी। अब वो अपना जीवन अपने ढंग से और स्वतंत्र रूप से अपने पति के साथ जी पाएगी और मनचाहे तरीके से खुल करके घूम पाएगी। शाम के समय दीपक अपनी नौकरी लगने की खुशी में मिठाई का डिब्बा लेकर के आया। जैसे ही अपने माँ बाबूजी के कमरे में गया तो देखा कि पिताजी कमरे में नहीं थे, शायद बाथरूम में गए थे और उसकी माँ जोर जोर से खांस रही थी और वो धीरे से उठ करके अपने पास रखे बोतल में से गिलास में पानी डालने लगी। पीते समय थोड़ा पानी उनके गले में गया और बाकी का पानी उनके कपड़ों पर गिर गया। दीपक जानता था कि उनकी माँ की उम्र अधिक होने के कारण उनके हाथ पानी पीते वक्त कांप जाते थे। ये देख करके दीपक बोला, माँ इतनी खांसी आ रही है तो कविता से गर्म पानी मांग लिया होता। कमला जी मन ही मन में सोचने लगी कि पहले ही उसका पारा हम लोगों पर चढ़ा रहता है और अब अगर गर्म पानी भी मांग लेती तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाती। लेकिन बेटा बहू से झगड़ा ना हो, यही सोच करके कमला जी चुप रह गई। फिर पंखे की तरफ देखते हुए बोली, बेटा कल रात को हम लोग बिल्कुल नहीं सो पाए। ये पंखा बहुत आवाज कर रहा है, ना जाने क्या हुआ है। कल तेरे ऑफिस की छुट्टी है ना, कल ही तू पंखे को ठीक करवा देना ताकि हम लोग रात को चैन से सो तो पाएं। और बेटा मेरी और तेरे बाबूजी की दवाई भी खत्म हो चुकी है, वो भी ला देना। अपनी माँ की हालत देख करके दीपक परेशान सा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो विदेश में नौकरी की खुशखबरी लेकर के वो आया था वो अपनी माँ को कैसे बताए। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। अपनी माँ की ऐसी हालत देख करके वो बहुत दुखी था। इतने में कविता कमरे में आई और बोली, माँ जी दवाइयाँ जो भी मंगवानी है 1 महीने की इकट्ठी मंगवा लीजिए और अब ये पंखा ठीक करवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बहू की बात सुन करके कमला जी हैरान रह गई। प्रश्न भरी नजरों से उसकी ओर देखने लगी तो बहू बोली, अरे माँ जी इन्होंने आपको बताया नहीं क्या, इनकी विदेश में बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। बहू की बात सुन करके कमला जी सन्न रह गई।
मदन लाल जी भी कमरे के दरवाजे पर खड़े हुए जड़वत रह गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी आ गए और गम के भी। अपने बेटे की प्रगति को देख करके वे दोनों खुश थे, लेकिन उनसे दूर होने का गम भी उन्हें सताने लगा। फिर अपने बेटों को ढेर सारा आशीर्वाद देने लगे, लेकिन फिर दूसरे ही पल मदन लाल जी बोले, लेकिन बेटा विदेश तो तुम दोनों जा रहे हो ना, हम तो इसी घर में रहने वाले हैं। तो बहू ने ऐसा क्यों कहा कि अब पंखा को ठीक करवाने की जरूरत नहीं है। उनकी बात सुन करके कमला जी बोली, अरे आप भी कमाल करते हैं, जो बेटा बहू दोनों विदेश जा रहे हैं तो हम लोगों को क्या यहीं छोड़ करके जाएंगे? हमारा बेटा हमारा इकलौता सहारा है, हमें भी तो साथ ही लेकर के जाएगा ना विदेश। ये बात भी आपको समझ लेनी चाहिए। इतना सुनते ही दीपक के चेहरे के भाव कहीं गायब हो गए। उसके माथे से पसीना छूटने लगा और सामने खड़ी कविता उसे आंखों ही आंखों में इशारे करने लगी कि उन्हें आश्रम, वृद्धा आश्रम भेजने के बारे में क्यों नहीं बताए अभी तक। लेकिन दीपक को अपनी बात कहने के लिए भी शब्द नहीं मिल पा रहे थे। उधर मदन लाल जी अपने बेटे बहू की चुप्पी देख करके तुरंत समझ गए कि उन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है। ओ बाबूजी, मैं ये कह रहा था कि अगर आप दोनों अभी दीपक झिझकते हुए अपनी बात कह ही रहा था कि उसकी बात काटते हुए कविता बोल पड़ी, अरे तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? साफ साफ बता दीजिए कि इन दोनों को अब वृद्धा आश्रम में रहना होगा। ये बात सुन करके कमला जी और मदन लाल जी को एक झटका सा लगा। कमला जी को ऐसा महसूस हुआ कि वो केवल एक बेजान शरीर हैं, उनके अंदर से आत्मा किसी ने निकाल ली हो। उनका मन तो कर रहा था कि वो चीख चीख करके रो पड़े, लेकिन वो ऐसा करके अपने बेटे और बहू के रंग में भंग नहीं डालना चाहती थी। आखिर माँ तो माँ होती है। अपनी पत्नी की व्यथा को समझते हुए मदन लाल जी ने उनके कंधे पर हाथ रख करके उन्हें धीरज बंधाया। फिर अपने आंसू पोंछते हुए और छिपाते हुए रूंधे स्वर में अपने बेटे को बोले, अगर विदेश तुम दोनों ही जा रहे हो तो हमें वृद्धाश्रम भेजने की क्या जरूरत है? हम इसी घर में जैसे तैसे रह लेंगे। मैं अभी इतना सक्षम हूं कि तुम्हारी माँ का ध्यान रख सकूं, लेकिन पिताजी वहां जाने के लिए हमें ये मकान बेचना पड़ेगा। विदेश में छोटे से मकान का किराया भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इस मकान को बेच दूंगा तो वहां पर मुझे एक छोटा सा मकान खरीदने में आसानी होगी। इसलिए इस मकान को बेच करके जो पैसे मिलेंगे उस पैसे से मैं विदेश में जा करके एक अपना अच्छा सा मकान भी तो ले सकता हूं। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों की जिम्मेदारी हमारी है। हमने आप लोगों को बहुत अच्छे इंतजाम वृद्धाश्रम में कर रखे हैं, वहां आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इतना कह करके बेटा और बहू उनके कमरे से चले गए। अपने बेटे बहू की बातें कमला जी और मदन लाल जी को अंदर तक झकझोर गई। मदन लाल जी कहने लगे, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ करके कितनी अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभा रहा है हमारा बेटा। हमारे जीते जी हमसे हमारा ठिकाना ही छीन लिया। विश्वास नहीं हो रहा है कि जिस बेटे के लिए हमने अपना घर, अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, आज वही बेटा हमें बेघर कर रहा है। इस पर कमला जी रोते हुए बोली, ऐसे बेटे से तो हमारी गोद सूनी ही रहती तो ज्यादा अच्छा था। एक बार कम से कम आखिर एक बार कह दिया होता कि माँ, बाबूजी आप भी चलो हमारे साथ, बुढ़ापे में आप हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन उसे तो अपना भविष्य बनाना है, फिर चाहे उसके लिए उसे अपने माँ बाप की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। अपने बेटे और बहू की बातें सुन करके मदन लाल जी और कमला जी को एहसास हो चुका था कि इस उम्र में भी बूढ़ी आंखों को बहुत कुछ देखना अभी बाकी है। दीपक और कविता को विदेश जाने में केवल 10 दिन ही बाकी थे और कविता ने जाने के लिए पैकिंग भी शुरू कर दी थी। घर का सामान निकालते हुए कविता बोली,
माँ जी, आपने घर में कितना कबाड़ इकट्ठा करके रखा हुआ है, इतना सामान बेचने में तो बहुत समय लगेगा। ये सुन करके कमला जी बोली, बहू ये कबाड़ नहीं है, ये मेरी इतने सालों की गृहस्थी का सामान है। एक एक चीज को मैंने बड़े चाव से खरीदा था और बड़े ही चाव से संजो करके रखा था, जिनके साथ मेरी यादें जुड़ चुकी हैं, लेकिन आज ये सामान तुम्हारे लिए कबाड़ हो गया है। माँ जी, आप कुछ भी कहिए, लेकिन ये सामान तो मुझे बेचना ही होगा। ऐसा कह करके कविता पुरानी रखी सभी चीजों को एक कोने में पटकने लगी। उधर दीपक ने भी मकान बेचने पर लगा दिया और 2 ही दिनों में उसे एक अच्छा खरीदार मिल गया, तो उसने अपनी माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम भेजने की पूरी तैयारी कर ली और कविता ने उनका सारा सामान पैक कर दिया। जाते समय कमला जी का दिल से दर्द और पीड़ा लिए घर को निहारती जा रही थी। उधर मदन लाल जी सोचने लगे, ऐसी उम्मीद तो हमने अपने बेटे से कभी की ही नहीं थी, जिसने अपने माँ बाप के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा और बेसहारा होने की कगार पर खड़ा कर दिया। क्या बुढ़ापा आने पर इंसान बेकार हो जाता है? जब वो काम करने के काबिल ना रहे तो उसे कहीं भी किसी भी रूप में या जैसे भी हो किसी भी कोने में पटक दो, चाहे वो घर का एक खाली कोना हो या वृद्धाश्रम हो, सड़क हो या मंदिर हो। क्या वो इंसान गाड़ी में बैठे हुए वृद्धाश्रम की ओर जाती हुई कमला जी और अपने पति के झुर्रियों भरे चेहरे की ओर देखती जा रही थी। उनके मन में चलती उथल पुथल, उनके दर्द की आवाज केवल कमला जी सुन पा रही थी। इतने में उनके विचार श्रृंखला को भंग करते हुए दीपक ने आवाज दी, माँ बाबूजी, हम वृद्धाश्रम आ चुके हैं। अपनी बेबसी को दिल के किसी कोने में छिपा करके दंपत्ति बिना अपने बहू बेटे की ओर देखे वृद्धाश्रम में चले गए। घर लौट करके दीपक मकान बेचने के लिए अलमारी से कागजात निकालने लगा। तभी माँ बाबूजी के कमरे से कविता की आवाज आई, अरे सुनिए तो, बाबूजी का ये संदूक तो यहीं रह गया। हद है, बरसों पुराने सामान पर भी ताला जड़ करके रखती हैं माँ जी। ताला तोड़ करके तो देखो क्या है इसमें। दीपक ने संदूक का ताला तोड़ा और जैसे ही संदूक खोला तो उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। बचपन की सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। संदूक में रखे एक बक्से में उसके छोटे छोटे खिलौने पड़े थे, जिन्हें खरीदने के लिए न जाने कितनी बार उसके पिताजी ने ओवर टाइम किया था। उसे देख करके दीपक की आंखों में आंसू भर आए। फिर भी हिम्मत करके कांपते हाथों से उसने जो उस बक्से को खोला और एक छोटे से बॉक्स को संदूक से बाहर निकाला तो दूसरी ओर दीपक द्वारा बचपन में बनाई गई एक तस्वीर थी, जिसमें उसने स्वयं को अपने माँ बाबूजी का हाथ थामे हुए दिखाया था। उसको याद करने लगा कि इस तस्वीर को बनाते हुए उसने अपने माँ पिताजी से वादा किया था कि वह इसी तरह उम्र भर उनका हाथ थाम करके रखेगा। आज वो स्वयं को शर्म के कारण जमीन में गड़ा हुआ पा रहा था। सबसे नीचे देखा तो कुछ कागजात पड़े हुए थे। उन्हें खोल करके देखता है तो देखता ही रह गया। उसे अपने पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई प्रतीत होती है। उसके बीते हुए बचपन के सारे दृश्य उसके मानस पटल पर दिखने लगे थे। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग की नसें फट जाएंगी। अरे क्या हुआ कि तुम्हारे होश ही उड़ गए? सुनते क्यों नहीं? मैं आपसे ही बातें कर रही हूँ। कविता अपने पति के चेहरे की विचित्र भावों को देख करके हैरान थी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि दीपक को कुछ सुनाई देना ही बंद हो गया। कविता ने दीपक के हाथ से वो कागज लिए। उत्सुकता बस वो उन कागजों को पढ़ने लगी, लेकिन उसके हाथ पैर भी सुन्न हो गए। उन पर लिखा था कि आज से 25 साल पहले मदन लाल जी और कमला जी ने दीपक को एक अनाथ आश्रम से गोद लिया था। उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। तभी दीपक चिल्लाया, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। लानत है मुझ जैसे बेटे पर। जिन माँ बाप ने मेरी सारी खुशियों और सारी इच्छाओं को पूरा
पूरा करने के लिए अपने जीवन की खुशियों को एक तरफ रख दिया। जीवन के इस पड़ाव पर मैं उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आया। मैं तो खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। ऐसा कहते हुए दीपक ने अपनी फ्लाइट की टिकट निकाली और उनके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। फिर उसने प्रॉपर्टी डीलर को फोन लगा करके मकान बेचने की डील को भी कैंसिल करने के लिए कहा और बोला, जितना हर्जाना होगा मैं भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब हमारा मकान नहीं बिकेगा। कविता खड़ी हुई बड़ी हैरानी से दीपक की बातें सुनती जा रही थी। तभी दीपक उसके पास आया और बोला, अगर तुम्हें मेरे माँ बाबूजी का साथ पसंद नहीं है तो जहाँ तुम्हारा दिल करे तुम जा सकती हो, क्योंकि मैं अपने माँ बाबूजी को वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए दीपक अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वृद्धाश्रम की ओर निकल गया। कविता आंखों में आंसू लिए उसे देखती रह गई। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।